तो स्वागत करने के बाद फिर से उपस्थित हो चुके हैं आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज जो है ये BPSC शिक्षक भर्ती का 13वां क्लास चलने वाला है और इससे पहले जो भी 12 क्लास हो चुका है उसको अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट BPSC शिक्षक भर्ती का बन गया है, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। और देखने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है उसमें क्या इशू आता है उसके माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं। आपके हर एक कमेंट पे हमारी टेक्निकल टीम का पैनी नज़र बनी रहती है। सीधी क्वेश्चन पूछेगा, सीधा जवाब आपको देखने को मिलने वाला है। कुछ ऐसे साथी रहते हैं जो कुछ गलत प्रकार का कमेंट भी किया करते हैं, उन सभी चीज़ों को आपको नज़रअंदाज करके चलना है, क्योंकि सबको खुश रख पाना इस जहां में मुकम्मल आज तक तो नहीं हो पाया है। अगर होने वाला रहता तो हमारा FMSC टीम उसके लिए भी हमेशा तत्पर रहेगा। तो इससे पहले मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ख़त्म कर दिया गया है। उसमें बहुत आप लोग का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला हम लोग को, और उसी सपोर्ट को देखते हुए जो हम लोग का मनोबल भी काफ़ी हाई हो चुका है कि अगर आप लोग इस वीडियो को जितना सपोर्ट करते हैं तब तो उतना अच्छा हम लोग के द्वारा कंटेंट लाने का प्रयास किया जाता है और वो उस चीज़ को उतना आगे की ओर हम लोग आकर्षित करते हैं। तो उस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी ख़त्म कर दिया गया है, जो कि NCERT के माध्यम के साथ साथ लुसेंट बुक और उसके बाद SCERT जो कि आपको NCERT कम्बिनेशन है महेश बनवाल का सार संग्रह, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। और आज जो है जो कि भारत का भूगोल में 3 टॉपिक ख़त्म हो चुका है और आज जो है ये भारत का उद्योग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको अगर आप ये सब जो बोलने जा रहे हैं ये अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता होगा तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी आपको उसको हमारे द्वारा सीखने को मिलेगा। और उम्मीद करते हैं जो सभी लोग ग्रुप में जुड़ चुके हैं और जो लोग नहीं जुड़ चुके हैं तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ लिंक है, वहाँ से जाकर आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद ग्रुप के होमवर्क के माध्यम से क्यों चलाया जा रहा है। और एग्ज़ाम स्टे की बात करते हैं तो एग्ज़ाम अपने नियत समय पर ही होने वाला है। एग्ज़ाम जब भी हो आपको तैयारी उस लेवल का करना है कि जब भी एग्ज़ाम हो एग्ज़ाम को 4 रखने की काबिलियत आपके अंदर होना चाहिए। ये क्लास आपको DLED BEd जो भी क्लास तैयारी करते होंगे 40 नंबर हो या फिर आपको 80 नंबर हो या फिर 120 नंबर हो, सीधे छपने वाला क्वेश्चन आपको जो आप इस टॉपिक से मिलने वाला है, आपको वहाँ कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ऐसा दावा हम इस वीडियो के माध्यम से करने की प्रयास कर रहे हैं। तो आज होमवर्क में दिया गया था भारत का उद्योग, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ा गौर से सुनिएगा और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से जो आपको नोटिफिकेशन वाला वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो जो कि BPSC शिक्षक भर्ती के माध्यम से चल रहा है अभी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा और उसको आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो बताइएगा कि अगर पढ़ के आए होंगे विपिन बाबू तो जवाब जरूर दीजिएगा कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना जो कि कब खोला गया था? 1874 में खोला गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में बराकर नदी के किनारे कुल्टी में खोला गया था। बराकर नदी के किनारे कुल्टी, जो कि अभी आसनसोल पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहाँ खोला गया था। और ये देश का पहला लौह इस्पात कारखाना था और ये कब खोला गया था? 1874 में खोला गया था। बताइएगा अभी बंगाल जो है पश्चिम बंगाल, ये बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया गया था। और उस समय किसका वाइसराय था? वो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में इसको जो बंगाल को बांटा गया था। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि देश में सबसे पहले बड़ा पैमाने पर कारखाना ये कब खोला गया था? 1907 में खोला गया था, झारखंड में खोला गया था। ठीक है ना। ये हाँ उस समय बिहार ही था। यह जो है बिहार राज्य में स्वर्णरेखा नदी के तट पर साक्षी नामक स्थान पे जमशेदजी टाटा के द्वारा जो ये स्थापित किया गया था। कब किया गया था जमशेदजी टाटा द्वारा? 1907 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको रिपीट कर देते हैं कि जमशेदजी टाटा के द्वारा जो 1907 में जो है आपको उस समय पहले बिहार ही था, ये खोला गया था, जो कि सबसे बड़ा क्या था आपको लौह इस्पात का उद्योग था। यानी लौह इस्पात उद्योग सबसे पहले कब खुला था? 1874 में खुला था। ठीक है ना। और उसके बाद अगर सबसे बड़ा की बात करेगा तो 1907 में खुला था। खोलने वाले कौन थे? जमशेदजी टाटा थे। ठीक है ना। ये भारत का भूगोल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लौह इस्पात उद्योग से अगर पूछेगा तो ये आपको वही आयरन स्टील, टाटा आयरन स्टील इसको कहते हैं, जमशेदजी टाटा के द्वारा खोला गया था। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि स्वतंत्रता के पश्चात जो है ना लौह इस्पात कारखाना में बताना है। देखिए इसके लिए जो ना ये सभी जो कांग्रेस की सरकार में 5 ईयर प्लान आया था ना, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना आया था 1951 से लेकर 1956 तक रहा था, उसमें थोड़ा कृषि पर विशेष बल दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि उस समय देश हमारा आज़ाद ही हुआ था और देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्योंकि भारत जो है 80% कृषि प्रधान देश है। ठीक है ना। और कृषि प्रधान देश है इसलिए भारत को जो है सबल बनाने के लिए जो है कांग्रेस सरकार के द्वारा 5 ईयर प्लान लाया गया था। ठीक है ना। यानी पंचवर्षीय योजना उसी को कहा जाता है। और अब तक पंचवर्षीय योजना जो है 12 को पंचवर्षीय योजना जो है देखने को मिल चुकी थी। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार खत्म हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उसको हटा के, यानी 5 ईयर प्लान को हटा के वो क्या कर दिया, उसको नीति आयोग ले आया। ठीक ना। यानी पंचवर्षीय योजना को हटा के नीति आयोग ले आया और ये ले आया आपको 1 जनवरी 2015 को। 14 में भाजपा की सरकार बनी थी ना, वह उसको 5 ईयर प्लान को बंद कर दिया और क्या ले आया? नीति आयोग।
ये नहीं, प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको ये पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना अगर मॉडल की बात करेगा तो ये हो जाएगा हेराल्ड डोमर के मॉडल पे आधारित था। और ये हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना था ना, वो 5 साल के था। जितना भी पंचवर्षीय योजना होगा वो 5 साल के लिए होता था। और इसमें यह जो है प्लान दिया जाता था कि हम ये 5 सालों में जो है इतना चीज़ को, टारगेट को पूरा कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारे कहने का उद्देश्य ये था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाएगी जो कि 51 से लेके 56 तक चली थी। और इसमें कृषि पर विशेष बल दिया गया था। जब कृषि में लोग संपन्न हो गए तो उसके बाद आई द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 56 से लेके 61, यानी 5 साल जोड़ते जाना है, 56 से लेके 61 तक आई। और इसमें जब देखा गया कांग्रेस सरकार के द्वारा कि हमारा देश कृषि प्रधान हो गया है, तब इसमें उद्योगों की बात किया जाए। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना जितना भी उद्योग धंधा खुला है वो सब किस पंचवर्षीय योजना में खुला है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसलिए हमारा बताने का उद्देश्य यही था भी कि किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग कारखाना पर विशेष बल दिया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। यह कब स्टार्ट हुआ था? 56 से 61 में, ठीक ना। इसमें देखिए 3 ऐसे आपको जो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था जो कि लौह इस्पात संयंत्र अंतर्गत हमको बताते हैं। पहला हो जाएगा आपको भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक ना। क्या हुआ? पहला हो जाएगा भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक ना। ये आपको जो है 1955 में खुला था, 1955 में। देखिए ये 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये भिलाई कहाँ पड़ता है? अभी छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ पड़ता है? दुर्ग छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और यह जो है रूस की सहायता से खोली गई थी। देखिए क्वेश्चन आपसे इसमें ये पूछा जाएगा, जो स्थापना जो है करने वाला कौन था, किसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? रूस की सहायता से की गई थी। और यह जो एक प्रकार का कौन सा कारखाना था? लोहा वाला, यानी लौह इस्पात कारखाना जो खुला था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है ये खुला था आपको भिलाई इस्पात संयंत्र। और ये कहाँ पड़ती है? अभी छत्तीसगढ़ में। और ये किसकी सहायता से खोली गई थी? रूस की सहायता से खोली गई थी। देखिए 3 को है ही है, तीनों याद रख जाएगा, तुम याद रहेगा, ध्यान सुनिएगा इसको। इसमें जो है ना आपको 1959 से इसमें जो है लोहा का बनाना स्टार्टिंग जो है वो कर दिया गया था। 55 में उसको स्थापना किया गया था, लेकिन इसमें लोहा बनाना कब से किया गया? 1959 से इसमें बनाना स्टार्ट कर दिया गया। और यह किसकी सहायता से खुला था? रूस की सहायता से खुला था। और ये भिलाई पड़ता कहाँ? अभी छत्तीसगढ़ में दुर्ग एक जिला है, वहीं पड़ता है भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है ना। उसके बाद खुला था आपको हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि राउरकेला में है। जो कहाँ है? राउरकेला में है। और राउरकेला कहाँ पड़ता है? अभी उड़ीसा में पड़ता है। राउरकेला कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और यह जो है 1959 में जो है राउरकेला उड़ीसा के नाम से पश्चिमी जर्मनी की सहायता से खोला गया था। मतलब राउरकेला इस्पात संयंत्र स्टील वाला खुला था, यह किसकी सहायता से खोला गया था? जर्मनी की सहायता से खोला गया था। याद हो गया? राउरकेला किसकी सहायता से खुला था? जर्मनी की सहायता से। भिलाई किसकी सहायता से खुला था? रूस की सहायता से। अब बताइए तीसरा हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा दुर्गापुर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। दुर्गापुर कहाँ पड़ता है आपको? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और यह किसकी सहायता से खुला था? ब्रिटेन की सहायता से। 3 हो गया था ना। पहला हो गया आपको भिलाई वाला किसकी सहायता से खुला था? रूस की सहायता से। दूसरा हो गया राउरकेला किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। और तीसरा हो जाएगा दुर्गापुर वाला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, यह किसकी सहायता से खुला था? यह आपको ब्रिटेन की सहायता से खुला था। 3 हो गया ना। भिलाई वाला कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। राउरकेला उड़ीसा वाला। और तीसरा हो गया दुर्गापुर, कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। आप हमसे ये बताइएगा कि दुर्गापुर जो खुला था ये किसकी सहायता से खुला था? ब्रिटेन की सहायता से। आगे बैठ के यूं ही नजरें नहीं मिलाएगा तो याद होगा, ब्रिटेन से खुला था, ठीक है, ब्रिटेन की सहायता से। आप हमको ये बताइए अरुण बाबू कि ब्रिटेन की सहायता से ये खुला था, जर्मनी की सहायता से कौन खुला था? राउरकेला। और राउरकेला कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और भिलाई वाला कहाँ खुला था? छत्तीसगढ़ में। किसकी सहायता से खुला था? रूस की सहायता से खुला था। यहाँ तो कोई दिक्कत? आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना इतने में क्या हो गई? खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद आई तृतीय में। दूसरा में देखा गया, मतलब स्टील वाला, ये लोहा और स्टील जो है दूसरा में खोला गया था 3 गो, लेकिन एक बच गया था, उसको खोला गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और उसका नाम हो जाएगा बोकारो स्टील प्लांट। और बोकारो कहाँ पड़ता है आपको? झारखंड में पड़ता है। अब उस समय बिहार ही था, अब कहाँ पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, जो कि पहले बिहार में था, अब कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है, ठीक ना। और यह भी आपको किसकी सहायता से खोली गई थी? रूस की सहायता से। यानी आपको ये बता दें, भिलाई और बोकारो किसकी सहायता से खुला था? रूस की सहायता से। जर्मनी की सहायता से क्या खुला था? राउरकेला। और क्या कहते हैं, ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर। ये 3 गो था जो आपको इससे पहले बताया थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान खुला था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान खुला था बोकारो वाला, जो कहाँ पड़ता है? झारखंड में। और इसको यह किसकी सहायता से खुला था? रूस की सहायता से खुला था। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हाँ, ये 1964 में खुला था ब्रिटेन वाला।
देखिए उसके बाद आता है चौथे पंचवर्षीय योजना। चौथे पंचवर्षीय योजना मतलब हर एक साल में 5-5 साल जोड़ते रहेगा ना। 51 से 61 याद रखिए, 51 से लेकर 56, 51 56 याद रखिए। बीच में आपको 66 67 68 67 ये 3 गो जो है आपको ये आपका था योजना अवकाश आया था। उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बाद पंचमी पंचवर्षीय योजना के बाद जो आपको आया था रोलिंग प्लान, जो कि 2 साल के लिए आया था। 2 साल के लिए 78 से लेकर 80 तक आया था। 1978 से लेकर 1980 तक आया था। ये पंचवर्षीय योजना में 2 गो था आपको रोलिंग, यानी एक ही रोलिंग प्लान आया है। बाकी योजना आपका सबको 66 67 68 और 69 में आया है। पहला देखिए याद रखिएगा, पहला हो गया 51 से 56, दूसरा हो जाएगा 56 से 61, तीसरा हो जाएगा 61 से 66 और तीसरा हो गया। तीसरा के बाद आता है आपको क्या आता है योजना अवकाश आता है, ठीक ना। 67 68 69, ठीक ना। उसके बाद 69 से 74 चतुर्थ हो गया। और चतुर्थ पंचमी पंचवर्षीय योजना जो है आपको वैसे तो 5 सालों के लिए होती है, लेकिन एकमात्र पंचवर्षीय योजना है जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना है, जो कि 4 साल के लिए रही थी। 1974 से लेकर 1978 तक, और 78 से लेकर 80 तक आया गया था रोलिंग प्लान। आपसे क्वेश्चन ये पूछ जाएगा कि रोलिंग प्लान का सेशन कब से कब तक था, तो क्या हो जाएगा 78 से 80, और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आई थी। तो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कुछ ऐसा खोला गया इस्पात से, तो उसको याद रखिएगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसको याद रखिएगा। स्लेम इस्पात यंत्र, ये आपको कहाँ है, तमिलनाडु में खुला था। ये चौथी पंचवर्षीय योजना में खुला था स्लेम इस्पात संयंत्र, जो कहाँ पड़ता है आपको तमिलनाडु में। उसके बाद विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, ये भी कहाँ पड़ता है, विशाखापट्टनम में ही पड़ता है, आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। उसके बाद विजयनगर इस्पात संयंत्र, ये कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। विजयनगर, और विजयनगर की स्थापना कौन किए थे, हरिहर बुक्का 1336 में किए थे। हो गया। उसके बाद बताइएगा, उसके बाद खुला था देश में एल्युमिनियम उद्योग। ये तो आपको स्टील और लोहा देख लिए। उसका एल्युमिनियम उद्योग खुला था। तो भारत में पहला एल्युमिनियम का कारखाना कब खुला था, 1937 में। और लोहा वाला कब खुला था, 1874 में। याद हो गया ना, लोहा वाला कब खुला था, 1874 में, और एल्युमिनियम वाला 1937 में खुला था। ये आपको पश्चिम बंगाल के आसनसोल जो पड़ता है, आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। यानी पश्चिम बंगाल के निकट आसनसोल है, आसनसोल उसको बोलिए, लेकिन उसका शुद्ध नाम आसनसोल होता है। आसनसोल में खुला था एल्युमिनियम वाला। यह कब खुला था, 1937 में खुला था, ठीक ना। और उसके बाद 1937 में स्थापना किया गया था। इसी के तहत जो 1938 में जो है आपको ये 4 कारखाना बिहार में खोला गया था, जो कि आपको पश्चिम बंगाल के बेलूर, उसमें पश्चिम बंगाल साथ ही था, पश्चिम बंगाल उड़ीसा से साथ ही था। ये 36 में अलग हुआ था। उड़ीसा के हीराकुंड में इसको स्थापित किया गया था, और बिहार राज्य के मुरी में, केरल के अलमवाई में, पश्चिम बंगाल के बेलूर में, और उड़ीसा के हीराकुंड में स्थापित किया गया था। 1938 में खोला गया था। और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, 1936 में अलग हो गया था। उसके बाद देखिए मद्रास एल्युमिनियम कंपनी की तमिलनाडु में मैटूर में स्थापित की गई। मतलब एगो इम्पोर्टेंट इसमें ये बनने वाला है कि एल्युमिनियम वाला जो खुला था मद्रास में, यह तमिलनाडु के कहाँ स्थापित किया गया था, मैटूर में। तमिलनाडु के मैटूर में कौन सी कंपनी खुली थी, वो एल्युमिनियम वाला। और ये एल्युमिनियम वाला कंपनी का पहला उद्योग कब खुला था, 1937 में खुला था। और लोहा वाला कब खुला था, 1874 में। हाँ, ये आपको जमशेदजी टाटा द्वारा 1907 में हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद ये सब कंपनी आई। उसके बाद कुछ कंपनी आती है जो आपको उसका स्थापना करती है, ठीक है ना। उसका नाम कुछ सुनने में अजीब लगेगा। ये आपको बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, इंडाल्को, माल्को और वेदांता, ठीक है ना। ये 4 कंपनी आई थी, हाँ, अलग अलग देश से आई थी। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस देश की सहायता से जो ना ये कंपनी खोली गई थी। इस प्रकार ये इस्पात संयंत्र खुल गया। इस्पात से राउरकेला किसके सहयोग से खुला था, जर्मनी के सहयोग से। ये तो आपका नाम हो गया, लेकिन कंपनी जो आई उसको खोलने के लिए यहाँ आगे खोली, मतलब वहाँ से उसकी सहायता से यहाँ कंपनी भारत में खोला गया। उसका कुछ नाम था, बाल्को, हिंडाल्को, माल्को, ठीक है ना, ऐसे याद रखिएगा। तो ये कुछ इसका ट्रिक भी होता है जो कि आपको बता देंगे बाद में। देखिए बाल्को जो होता है किसके सहयोग से खुला था, रूस के सहयोग से। बाल्को किसके सहयोग से खुला था, रूस के सहयोग से। नाल्को खुला था फ्रांस के। माल्को वाला सिर्फ इटली है, इटली की माल से याद रख सकते हैं इसको, माल्को वाला इटली हो जाएगा। नाल्को किसके सहयोग से खुला था, फ्रांस के सहयोग से। और हिंडाल्को यूएसए, हिंडाल्को यूएसए, और इंडाल्को ये कनाडा। देखिए एक बार में याद होने वाला में से नहीं है, इसको लगातार पढ़िएगा, सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा, तभी याद होने वाला है। फिर सुन लीजिए, बाल्को खुला था रूस के सहयोग से, नाल्को खुला था फ्रांस के सहयोग से, हिंडाल्को यूएसए के सहयोग से, और इंडाल्को
इंडाल्को खुला था वो कनाडा के सहयोग से। और एक याद रख सकते हैं इसमें माल्को, इटली की माल से याद रख सकते हैं। माल्को किससे खुला था? इटली के सहयोग से। और वेदांता खुला था जर्मनी के सहयोग से। याद हो गया ना? यानी राउरकेला उधर हो जाएगा, इस्पात संयंत्र में हो जाएगा राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, और आपको वेदांता इधर हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए एल्युमिनियम, इसके बाद आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में भी चल रहे हैं, तो ये सभी एल्युमिनियम की कंपनी है। ये जितना भी कंपनी बोले हैं ये सब किसी कंपनी है? एल्युमिनियम की कंपनी। और उधर जो बोले थे राउरकेला, भिलाई, बोकारो, वो सब किसी कंपनी थी? वो आपको स्टील और लोहा इस्पात केंद्र हो जाएगा। और उसके अंतर्गत जो स्टील स्थापना किया गया था। और अभी जो बोल रहे हैं सब, ये कंपनी के नाम बोले, ये सब किस कंपनी है? एल्युमिनियम की कंपनी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि माल को किसके सहयोग से खोला गया था? इटली के सहयोग से। और ये किसी कंपनी थी? स्टील की। और वैसे बताते चले आपको कि हाँ एल्युमिनियम की हो जाएगी। और एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत जो है विश्व में कितने स्थान पर है? ये 8वें स्थान पर है। एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत कितने स्थान पर है? विश्व में 8वें स्थान पर जो है हो जाएगा। देखिए इसके हम आपको बताए भी थे कि ये सभी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत जो इसको खोला गया था। ठीक है ना? उसके बाद आते हैं वस्त्र उद्योग में। ठीक है ना? ये मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यानी सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को जाना जाता है? मुंबई को। और उससे भारत की वित्तीय राजधानी भी किसको जाना जाता है? मुंबई को भी जो वित्तीय। वैसे राजधानी तो एक नई दिल्ली जानवे करते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली, लेकिन वित्तीय राजधानी बोल देगा तो कौन हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए इसमें कुछ मैनचेस्टर है, उसके बात करते हैं। तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर मतलब पृष्ठभूमि। ठीक है ना? वहाँ सबसे अधिक उत्पादन होता है या वहाँ से लोग ज़्यादा आयात निर्यात करने का साधन करते हैं, उसी को मैनचेस्टर कहा जाता है। जैसे शिक्षा का मैनचेस्टर अभी समस्तीपुर में कहा जाएगा तो वो काशीपुर। ठीक है ना? यानी शिक्षा का हब समस्तीपुर में कहाँ है? तो काशीपुर में। सिर्फ अगर बोलेगा पटना में शिक्षा का हब कहाँ है तो क्या हो जाएगा? मुसल्लमपुर हाट। दिल्ली में हो जाएगा तो मुखर्जी नगर। वो आपका वहाँ का मैनचेस्टर होता है। मैनचेस्टर मतलब क्या? वहाँ उसका हब बना हुआ है। ठीक ना? वहाँ जैसे जाइएगा वहाँ आपको सब कुछ सामान जो है एक जगह मिल जाएगा, उसी को मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये हो जाएगा मुंबई को भारत की किसकी राजधानी कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। बताइए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? कानपुर कहा गया है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। देखिए उत्तर में कौन पड़ता है आपको? उत्तर में यूपी पड़ता है। नक्शा में देखिएगा उत्तर में यूपी ऊपर में है, दक्षिण में कौन है? तमिलनाडु हो जाएगा दक्षिण में। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस हो जाता है? कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में ही पड़ता है। ऐसे भी याद इसको रख सकते हैं। उसके बाद बताइए भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को। और सिर्फ अगर बोलेगा भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, किसको कहेंगे? ये भी आपको अहमदाबाद को कहा जाता है। यानी सिर्फ भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा तो अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा तो कोयम्बटूर। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। सिर्फ भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। ठीक है ना? और भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को ही कहा जाता है। और ये अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी जिला है। समझ रहे हैं ना? हाँ ठीक है। अब देखिएगा, देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ये हो जाएगा सूती वस्त्र हो गया, ये सूती वस्त्र से संबंधित था। उसके बाद आते हैं जूट उद्योग में। जूट उद्योग में भारत का पहला कारखाना जो है ये खुला था आपको कलकत्ता में, जो कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल के रिसरा में। यानी जूट उद्योग भारत में पहला कहाँ खुला था? रिसरा में खुला था, कोलकाता में खुला था। ये 1855 में खुला था। और किसके सहयोग से खोला गया था? ये डलहौजी ये डलहौजी के सहयोग से जो है इसरो ये इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है ना? ये 1855 में डलहौजी के सहयोग से खोला गया था, जो कि 1856 तक थे वो। ये आपको डलहौजी के सहयोग से खोला गया था 1855 में रिसरा में। ठीक ना? रिसरा में कौन सा कारखाना खोला गया था? जूट उद्योग। ये कहाँ पड़ता है रिसरा? अभी जम्मू कश्मीर, ये पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में पड़ता है। ठीक है ना? उसके बाद भारत में जूट निगम का स्थापना किया गया, जो कि 1971 में हुआ था। और जूट के आयात निर्यात, देखिए जूट का जो है ना ये निगम की स्थापना इसलिए किया गया था कि अगर रिसरा में जूट उत्पादन होगा तो जूट उत्पादन करने के बाद जूट को कहाँ खरीदेंगे, किसको बेचेंगे, इसके लिए 1971 में एक आयोग बनाया गया था, जिसमें किसको जूट बेचना है, कहाँ से कच्चा माल लेना है, किस देश को देना है ना, इसके लिए आयोग बनाया गया था। ये कब बना था? 1971 में। समझ रहे हैं ना? ये देखिए सिर्फ 1855 में रिसरा में जूट उद्योग खोला गया था, लेकिन उसके लिए आयोग कब आया था? 1971 में आया था। ठीक है ना? उसके बाद बताइए आगे, भारत विश्व में कितने % जूटों का जो है सबसे बड़ा निर्यातक, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र बन गया है? ये 35%। यानी भारत जो है 35% जूट के सामानों का निर्यातक करके जो ये दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र बन गया है। यानी जूट निर्यातक में जो भारत जो है दूसरे स्थान पे आ जाएगा। अब एक बार इसका जितना बताएं उसका रिव्यू आपसे ले लेते हैं। कोई दिक्कत?
देखिए ऐसे कुछ पढ़िएगा ना, एक स्टेप बाय स्टेप वे बना के, तो पहले खुद से पढ़ के आइएगा, उसके बाद हमारे द्वारा समझाया जाएगा, उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार याद हो जाएगा ना कि उसको आप मरणोपरांत तक नहीं भूलने वाले हैं, उसको आप बराबर याद सुनते रहिएगा, ठीक है ना। आप कदने बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जी, उम्मीद करते हैं कि इससे भी अधिक सीखने को मिलेगा जब हमारे द्वारा दिए गए होमवर्क को आप अधिक से अधिक मात्रा में पढ़ के और पूरा करके आइएगा। तो बताइएगा कि भारत में लौह इस्पात उद्योग पहली बार कब आया था? 1874 में आया था। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा यह किस नदी के किनारे खोला गया था? ये बराकर नदी। बराकर नदी कहाँ पड़ता है? ये आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? ये देखिए क्या हुआ। इसके बाद बताइएगा कि इसके बाद स्वतंत्रता के बाद जो है, जो कि आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो कुछ उद्योग खोला गया, जो कि भारत में लौह इस्पात के अंतर्गत जो है स्टील उत्पादन का उद्योग खोला गया, ठीक ना। इसमें आपको ये बताना है हमको जो कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो आया था, यह किस देश के सहयोग से आया था? ये आपको रूस के सहयोग से आया था। और एक और आया था बोकारो, ये भी किसके सहयोग से आया था? रूस के सहयोग से आया था। यानी 3 गो आया था क्या कहते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, और एक सिर्फ बोकारो आया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में, जो कि कब आया था? 1964 में आया था, ठीक ना। ये आपको किसके सहयोग से आया था? रूस के सहयोग से आया था। यहाँ तो कोई दिक्कत? दूसरा बताइएगा कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड यानी राउरकेला में जो खुला था, ये किसके सहयोग से खुला था? जर्मनी के सहयोग से खुला था। और यह जो है कहाँ पड़ता है? राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है। और भिलाई कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। दुर्ग नामक जिला हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बताइएगा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि दुर्गापुर में खुला था, यह किसके सहयोग से खुला था? ये आपको ब्रिटेन के सहयोग से खुला था। और यह जो है आपको कहाँ पड़ता है? ये आपको पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। उसके बाद बोकारो आया था। बोकारो जो है यह किसके सहयोग से खुला था? रूस के सहयोग से खुला था। ये आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना में एकमात्र उद्योग यही खुला था, ठीक है ना। इसे याद रख सकते हैं। उस दुर्गापुर ये 56 में है। आगे बताइएगा कि उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के काल में देखिए कुछ ऐसा खुला था जिसका उसके नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा कि स्लेम इस्पात संयंत्र। ये कहाँ खुला है? तमिलनाडु में खुला है, ठीक ना। उसके बाद विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम में खुला, आंध्र प्रदेश में ही है। और उसके बाद विजयनगर कहाँ खुला? ये कर्नाटक में खुला था। इसके बाद आया था एल्युमिनियम उद्योग। और एल्युमिनियम उद्योग कब आया था? 1937 में एल्युमिनियम उद्योग आया था। कोई दिक्कत? आगे बताइएगा कि इसके बाद जो है मद्रास कंपनी एल्युमिनियम जो तमिलनाडु में आई थी, यह कहाँ स्थापित किया था? तमिलनाडु के मैटूर में। पता है ना, तमिलनाडु के मैटूर में इसकी स्थापना की गई थी। और कुछ ऐसे कंपनी है जिसका ये नाम ले रहे हैं। बताइएगा कंपनी में बाल्को किसके सहयोग से? बाल्को के रूस से जो है सहयोग से खुला था, ठीक है। बताइए नाल्को किसके सहयोग से खुला था? फ्रांस के सहयोग से खुला था। और माल्को इटली, माल्को दिल्ली नहीं इटली के सहयोग से खुला था। और वेदांता जर्मनी के सहयोग से खुला था। बताइएगा एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत कितने स्थान पर है? विश्व में 8वें स्थान पर जाएगा। बताइएगा भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा गया है? ये मुंबई कहा गया। और वित्तीय राजधानी भी मुंबई को ही कहा गया है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? अहमदाबाद को। और भारत का बोस्टन भी अहमदाबाद को कहा गया। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर ये आपको कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और आपको ये भी बताए थे कि अगर मुख्य भूमि के साथ बोलेगा दक्षिणतम भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट तो कौन हो जाएगा? इंदिरा नहीं, कन्याकुमारी। मुख्य भूमि के साथ हो जाएगा तो कन्याकुमारी। और सिर्फ अगर आपको दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में पड़ता है। तो ये लुसेंट के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया है उसको अब पूरा करा दिया गया है। बाकी महेश बनवाल जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह है उसके माध्यम से जो वन जीव अभ्यारण्य दिया गया था उसको भी पूरा कराने का अथक प्रयास किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिएगा। तो बताइएगा, देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है अभी वन्य जीव अभ्यारण्य से कि ये आपको सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है जो कि किस राज्य में है? ये उड़ीसा में है। और उड़ीसा राज्य के किस जिले में? ये मयूरभंज जिला, जो कि आपको उड़ीसा राज्य की बात करेगा तो मयूरभंज जिला हो जाएगा। और भारत के जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ये भी उड़ीसा के मयूरभंज जिला से ही संबंधित है। यानी द्रौपदी मुर्मू का जन्म किस राज्य में हुआ था? उड़ीसा जिला में, उड़ीसा राज्य में हुआ था। और मयूरभंज जिला से ही संबंधित है। यानी द्रौपदी मुर्मू के गाँव में, मतलब गाँव नहीं राज्य जिला में कौन सा अभ्यारण्य है? सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब देखिए उसके बाद बताइएगा जो एकमात्र अभ्यारण्य है जो कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम, जिसको कश्मीरी का टैग भी दिया गया, कश्मीरी टैग दिया गया है, उसका नाम है दाची ग्राम, ठीक है ना। दाची ग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये आपको जो है जम्मू कश्मीर में ही
स्थित है। दाची ग्राम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। और आपको ये भी बता दें कि दाची ग्राम में ट्यूलिप गार्डन खोला गया है, ठीक है। दाची ग्राम को जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन खोला गया है। और यही क्वेश्चन आपको जो है TRE फर्स्ट के करंट अफेयर में यह क्वेश्चन पूछा गया था उस समय में कि ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है, यानी किस राज्य से संबंधित है। ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर से, यानी ट्यूलिप गार्डन कहाँ संबंधित है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? दाची ग्राम। और जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? हंगुल। वहाँ का राष्ट्रीय पशु कौन हो गया? हंगुल, जो कि वहाँ का राष्ट्रीय पशु है। और आपको ये भी बता दें कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा कि जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में। गुजरात के कच्छ के रण में जंगली गधा पाया जाता है। आगे बताइएगा कि शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है? केरल में पाई जाती है, जो कि साइलेंट वैली के नाम से ये प्रसिद्ध है। केरल में शेर की पूंछ वाली मकाऊ जो है वो आपको केरल में पाई जाती है। और आपको जिस समय हम बता रहे थे आपको कृषि, तो यही बताया था कि आम्र वर्षा जो है ये किस राज्य में होती है? ये केरल में ही होती है। और कॉफी वर्षा केरला में नहीं रहा, भारत का मसाला बना जा नहीं, मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश हो गया। उससे पहले आंध्र प्रदेश, उससे पहले आप बताइएगा, सुनिएगा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? होमवर्क निकालिएगा। केबुल लामजाओ जो कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। केबुल लामजाओ कहाँ पड़ता है? मणिपुर में, जो कि एक प्रकार का तैरता हुआ वन्यजीव अभयारण्य, फ्लोटिंग करने वाला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केबुल लामजाओ, जो कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। अब बताइए कुछ ऐसा दिवस है जो कि आपको करंट अफेयर में पूछ सकता है, और आपको करंट अफेयर के साथ साथ जो है कि ज्योग्राफी के माध्यम से वो करंट क्या कहते हैं दिवस पूछ सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार पिछला बार पूछा गया था कि मानव कौन सा 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। और ऑप्शन में ये भी था 10 सितंबर भी था, और हमने 10 सितंबर ही माना था, ठीक है ना। 10 दिसंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार दिवस की बात याद रखा कीजिएगा। बताइएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। 21 मार्च को जो वानिकी दिवस मनाया जाता है। आगे बताइएगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, यानी बिहार राज्य की स्थापना और जल दिवस दोनों जो है एक साथ ही हुआ था, 22 मार्च को हुआ था। आगे बताइएगा कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च। ठीक उसके एक दिन के बाद मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे बताइएगा कि तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को तंबाकू मुक्ति दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ये तो याद रहेगा, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस जो ये मनाया जाता है। उसके बाद बताइएगा कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में जो है आपको ये सम्मेलन हुआ था, इसलिए उसी दिन से जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर 1987 को। यही पूछ सकता है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब अस्तित्व में आया था? 1987 से अस्तित्व में आया था। बताइए विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। गेंडा दिवस 22 सितंबर को गेंडा दिवस, और गणित दिवस 22 दिसंबर, ठीक है ना। सितंबर ये है और दिसंबर वो है, याद रखिएगा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। आगे बताइएगा मानवाधिकार दिवस आ गया ना, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए इसकी पूछने की संभावना कुछ कम हो जाती है। इसमें जो भी महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस दिए हुए हैं उसको आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना भुट्टो बाबू। आगे बताइएगा कि राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बताइएगा कि हिम तेंदुआ जो है यह भारत में कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है। उससे हिम तेंदुआ सिक्किम में पाया जाता है, लेकिन हिम तेंदुआ आपको अब लद्दाख का जो राजकीय पशु बन गया है, क्योंकि वहाँ जो है देखिए राजकीय पशु उसी को बनाया जाता है जिसकी संख्या में गिरावट आने लगती है। उसको लोग जो है मारे नहीं, उसका संरक्षण करे, इसलिए उसको राष्ट्रीयता का टैग दे दिया जाता है। जैसे राष्ट्रीय जलीय जीव बन गया ना डॉल्फिन, उसका अस्तित्व खत्म होने वाला था, इसलिए उसको अस्तित्व दे दिया 5 अक्टूबर 2009 को जो है गंगा डॉल्फिन को जो राष्ट्रीय जलीय दिवस राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार जो है लद्दाख में जो है हिम तेंदुआ की कमी होने लगी, इसलिए हिम तेंदुआ को जो है राष्ट्रीय पशु को वहाँ का राजकीय पशु वहाँ का जो है घोषित कर दिया गया। वैसे तेंदुआ जो हिम तेंदुआ आपको सिक्किम में भी पाया जाता है। आगे बताइएगा जो क्वागा जो है किसकी विलुप्त प्रजाति है? ये किस जानवर का? तो ये जेबरा का। जेबरा यानी जेड फॉर क्या होता है? जेबरा, और इसी का विलुप्त प्रजाति जो है क्वागा।
आगे बताइएगा गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये असम में स्थित हो जाएगा। आगे बताइएगा कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है। आगे बताइएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? सिक्किम में। और यही एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक प्रकार का मिश्रित राष्ट्रीय उद्यान, यानी इतना राष्ट्रीय उद्यान में एक ही मात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। और यह आपको जो है राष्ट्रीय पार्क जो है आपको मिक्स्ड हेरिटेज है, ठीक है ना, यानी मिश्रित पार्क है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। यानी कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण कब आया था अस्तित्व में? 1973। यानी बाघ कब संरक्षण में था? 1973 में। और बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को जो है वो बाघ दिवस मनाया जाता है। अब जो भी इसमें होमवर्क दिया गया था इसको पूरी तरीके से जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है आपको विद्युत धारा है। अब आपको ये महेश बनवारा की तरफ से साइंस में जो विद्युत धारा स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर आपको अच्छा आता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, और अगर नहीं आता है तो हमारे द्वारा जैसे समझाया जाता है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। वैसे सबको समझा पाना उतना मुमकिन नहीं होता है, लेकिन जितना भी आप उस वीडियो को सुनने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा तेज़ बोलते हैं तो वीडियो के स्पीड को थोड़ा लो कर लीजिए और तब सुनने का प्रयास किया कीजिएगा, ठीक है ना। तो आगे बताइएगा कि हैलोजन लैंप में तंतु जो है किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना रहेगा और सोडियम का भी बना रहता है, तभी ना सोडियम लाइट का लोग उपयोग किया करते हैं, जो कि सबसे अधिक जो उष्मा देती है सोडियम लाइट, ठीक है ना। आगे बताइएगा 1 किलोवाट का मान कितना जूल होता है? ये 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। आपका तो दे बाबू साइंस है, आप तो जोर से बोला कीजिए। आगे बताइएगा कि बिजली के बल्ब का जो है आविष्कार कौन किए थे? एडिसन। यानी बिजली बल्ब का आविष्कार कौन किए थे? एडिसन के द्वारा किया गया था। और ये भी याद रखिएगा कि बिजली के बल्ब में जो टंगस्टन क्या कहते हैं धातु जो होता है वो फिलामेंट, वो किसका बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। और इसका गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। यानी 3500 डिग्री सेल्सियस अगर मिलेगा तो ये क्या होगा? ये गलने लगेगा, ठीक है, ये गल जाएगा, उड़ जाता है। उतना डिग्री सेल्सियस मिलता है तो वो उड़ जाता है। आगे बताइएगा बिजली का बल्ब जो है इसका तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। और इसको किस चीज़ से सूचित किया जाता है? W से। इसका संकेत क्या जाएगा? W। यानी अगर आवर्त सारणी में आया W से इसको सूचित किया गया है। आगे बताइएगा कि डायनेमो जो है डायनेमो ये बिजली उत्पादन करने के लिए किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक को विद्युत में। डायनेमो जब चलता है तो बिजली देती है, जब तो यांत्रिक रूप से काम होता है तो क्या होती है? विद्युत रूप में उसको आगे परिवर्तित करके देती है। देखिए ये लटका हुआ पंखा जो है यह जो है एक प्रकार कैसी ऊर्जा है? ये यांत्रिक ऊर्जा है। ये यांत्रिक को आपको जो है या विद्युत को यांत्रिक में देता है। विद्युत पंखा जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक यानी विद्युत लेता है और यांत्रिक रूप में काम करके हम लोग को देता है। यानी जब वो विद्युत लेगा तो वो नचेगा, और जब वो नचता है तो उससे हम लोग क्या मिलता है? हवा मिलता है। यानी काम जो हम करते हैं उसको यांत्रिक कहा जाता है। यानी विद्युत से यांत्रिक में कन्वर्ट कौन करता है? विद्युत पंखा करता है। आगे बताइएगा कि ट्रांसफार्मर जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये वोल्ट को नियंत्रण करने के लिए, यानी उच्च वोल्ट को निम्न वोल्ट में और निम्न वोल्ट को उच्च वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उसको एक ले बनाने के लिए जो है ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। और एसी को डीसी में कौन बदलता है? ये आपको एसी को डीसी में रेक्टिफायर बदलता है। और डीसी को एसी में कौन बदलता है? इन्वर्टर। याद रखिए जैसे ही लाइन कटता है तो इन्वर्टर ऑन हो जाता है ना। यानी जैसे ही लाइन कटा यानी डीसी को एसी में कौन बदलता है? इन्वर्टर। लाइन कटता है तो इन्वर्टर ऑन होता है ना, वही बात है। डीसी को एसी में कौन बदलता है? इन्वर्टर। और एसी टू डीसी रेक्टिफायर होता है। और ट्रांसफार्मर का काम कभी नहीं है एसी टू डीसी में बदलना, ये याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर का काम है उच्च वोल्ट को निम्न वोल्ट में और निम्न वोल्ट को उच्च वोल्ट में हमेशा ऊर्जा को ट्रांसफर करते रहना, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर का कोड प्रकदार क्यों होता है? वो आपको नरम क्या कहते हैं? क्या पूछे? ट्रांसफार्मर का कोड प्रकदार क्यों होता है? परतदार होता है, ठीक ना। वो उसमें विद्युत ऊर्जा को संचयन करने के लिए, उसको क्षेत्र बढ़ाए रखने के लिए, जैसे जितना क्या कहते हैं वायरिंग ज़्यादा मजबूत कीजिएगा उतना अधिक वो मजबूत होगा। उसका कभी कभी देखिएगा नाइक्रोम धातु जब बनाता है आपको वो, तो वो हमेशा विद्युत धारा को ट्रांसफर करने के लिए, अगर अधिक वोल्टेज आएगा तभी वो ग्रहण कर लेगा, और कम वोल्टेज आएगा तभी वो ग्रहण करके उसको रख सकता है। और कभी कभी इतना ना वोल्टेज हो जाता है, शॉर्ट लग जाता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है? उड़ जाता है, ठीक है ना। इसलिए उसके क्रोड को परत दर परत बनाया जाता है, ठीक है ना। आपके कहने का मतलब हम समझ गए, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कहने का मतलब ये आप समझ चुके होंगे। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? ऑर्गन गैस। निष्क्रिय गैस में कौन सी गैस? ऑर्गन गैस भरी जाती है। ऑर्गन गैस जो है विद्युत बल्ब के अंदर भरी जाती है। देखिएगा जब भी बल्ब उड़ता है तो उसमें थोड़ा सा शीशा पर जो धुआं लगा रहता है वो ऑर्गन गैस ही वो निकलता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना ओम होता है? 10⁶ ओम। यानी मानव शरीर के अंदर
ज़्यादातर प्रतिरोध कितना होता है 10 के पावर 6 ओम। इससे अधिक प्रतिरोध मिलता है तो हमको शरीर में झटका मिलता है, ठीक है ना। तभी लोग बोलते हैं कि थोड़ा मोड़ा मतलब विद्युत वाला बैटरी का झटका लोग बर्दाश्त कर लेता है और ज़्यादा झटका का वोल्ट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। उससे अधिक वोल्टेज मिलता है तो वो सटल रह जाता है और कभी कभी जड़ भी जाता है। साथ में देखते हो लाइन पकड़ता है तो वो जड़ जाता है। उस ओम से अधिक का उसको मात्रा मिलेगी तो वहीं पर वो सटा ही रह जाता है। आगे बताइएगा कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है, तुरंत बताएं। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस के साथ पारा का वाष्प भरा रहता है, ठीक ना। ट्यूबलाइट देखते होइएगा, ट्यूबलाइट वो अब तो प्लास्टिक वाला आ गया है, पहले शीशा वाला आता था, उसमें ऑर्गन के साथ साथ जो है जल और पारा का वाष्प भी भरा रहता था, ठीक है ना। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन जाएगा कि विद्युत चालकता में सर्वाधिक सुचालक तत्व कौन सा हो जाएगा, ये आपको चांदी हो जाएगा। लेकिन चांदी महंगा होता है इसलिए लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं। उसके बाद उपयोग करते हैं कॉपर का यानी तांबा का, ठीक है ना। लेकिन सबसे अधिक तत्व को सबसे अधिक सुचालक तत्व कौन हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। लेकिन चांदी महंगा होने के कारण उसका उपयोग नहीं किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं, तांबा। तांबा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉपर वायर, जो कि अधिक मजबूत होता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, कैपेसिटर यानी संधारित्र का उपयोग किया जाता है विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। आगे बताइएगा, क्वेश्चन बताइएगा कि श्वेत प्रकाश के नली को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, तंतु को गर्म करके उसको जो है प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है। आगे बताइएगा कि विद्युत मोटर जो है किसमें किसको बदलता है, ऊर्जा में बदलिएगा तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, यानी जैसे ही विद्युत मोटर लगाइएगा तो विद्युत ऊर्जा को लेके यांत्रिक ऊर्जा में देता है, तभी विद्युत मोटर चलता है। तो हमें हवा देती है या फिर पानी देता है, ठीक है ना। मोटर से आप नल से पानी भी निकाल सकते हैं और विद्युत मोटर का उपयोग करके पंखा भी चला सकते हैं, ठीक है ना। यानी जैसे ही विद्युत लेता है तभी यांत्रिक रूप में काम करके हमको देता है, जैसे कि पंखा, ठीक है ना। इसमें मोटर लगा हुआ है, विद्युत ऊर्जा को वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करने के बाद वो नसने लगता है, इसके कारण हमको क्या कहता है, हवा देता है। आगे बताइएगा कि अति चालक का प्रतिरोध कितना होता है, शून्य हो जाएगा। अति चालक यानी सबसे अधिक, अति चालक मतलब क्या हुआ कि चालकों में अधिक चालक, उसको क्या कहा जाता है, अति चालक। और जो अति चालक होगा उसमें कोई प्रतिरोध नहीं होगा, ठीक है, वो शून्य प्रतिरोध का हो जाएगा। प्रतिरोध उसको कहते हैं जो धारा का विरोध करता है, जो धारा का विरोध करता है। आगे बताइएगा कि त्वरित चालक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं, तो तांबा का उपयोग करते हैं। हम बताए हैं ना कि सबसे अधिक चालक कौन जाएगा, चांदी। लेकिन चांदी महंगा होने के कारण जो ये तांबा का लोग जो है वो यूज करते हैं। अब बायोलॉजी देख लेते हैं, 64। तो ये अब बायोलॉजी हो जाएगा, तो इसको ध्यान सुनिएगा। अभी फिजिक्स बताया गया है, फिजिक्स का जो हमारे द्वारा बताया गया अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में दिल जरूर भेजिएगा। और क्लास कैसा लग रहा है इसके बारे में भी रिगार्डिंग में अपना कमेंट बॉक्स में प्यारा सा सुझाव दीजिएगा। बाकी तैयारी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन इस कदर तैयारी कीजिए कि पड़ोसी को ये भी पता ना चले कब आप पढ़ते हैं और कब सोते हैं और कब आपका चुपे चुप रिजल्ट आ जाता है। ये इसको पता नहीं चलना चाहिए। वैसे तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी लोग को पता चल ही गया होगा कि यह जो है अब 3 चरण में 3.0 जो है वो अब एक चरण की बहाली प्रक्रिया न रह गई। यह अब धीरे धीरे चरण जो है ना ये बढ़ते जा रहा है और ये तीसरे चरण की प्रक्रिया जो है ना बहुत लंबित होने वाली है। वैसे देखिए सरकार का इस पर क्या सुझाव आता है, उसके लिए हम लोग सभी काफ़ी उत्सुक हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि सभी लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते करते लोग उबने से लगते हैं। इसलिए फ्रस्ट्रेशन नहीं लेना आप लोग को। ऐसा मानिए कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है और होगा ही, ऐसा उम्मीद हम लोग भी करते हैं। तो आगे बताइएगा, जो कि बायोलॉजी में दिया गया था कि बताइएगा छोटी माता रोग किससे होता है, ये आपको वायरस से होता है। और वायरस का नाम हो जाएगा वेरिसेला वायरस, वेरिसेला वायरस हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, वो बड़ी माता वो वेरुओला होती है और वेरिसेला जो होती है वो छोटी माता। ये माता उता वाला जो चिचक वाला बीमारी है। देखिए ऐसे याद रखिएगा कि विषाणु से होने वाला रोग को ट्रिक से याद रख सकते हैं और ट्रिक हो जाएगा छोटे डीएम का खास चैप्टर, ठीक है ना। इसे याद रख सकते हैं, विषाणु जनित जितना भी रोग होने वाला है उसको इससे याद रख सकते हैं छोटे डीएम का खास चैप्टर। छोटे से यानी 6 से हो जाएगा छोटी माता, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, उसके बाद एम बहुत से इस पर बैठाएगा ना आ जाएगा उसे चेचक उचक जितना भी हो जाएगा ना, इसे वायरस होने वाला है। और जीवाणु से होने वाले रोग को याद रख सकते हैं ट्रिक से कि पंडित जी का ट्रिक न्यू है, ठीक है ना। पंडित जी का ट्रिक जो है वो न्यू है, इस पर बैठा सकते हैं। बाकी इसको याद रखिएगा कि किस पे कौन बैठ रहा है, बाकी अपने आप को याद आ जाएगा कि क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि जैसे बोल देगा कि एड्स किससे होने वाला रोग है, ऑप्शन में आपको वायरस भी रहेगा, जीवाणु भी रहेगा, प्रोटोजोआ भी रहेगा, कवक भी रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं। वैसे पोलियो किससे होता है, वायरस से होता है। और HIV किससे होता है, वायरस से ही होता है। तो वायरस से होने वाले रोग को याद रखने का ट्रिक हो गया छोटे डीएम का खास चैप्टर। और उसके बाद जीवाणु से होने हो जाएगा तो छोटे पंडित जी का ट्रिक न्यू है। और एक होता है प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारों का जो होता है उसको याद रखने का तरीका है कि पापा काम पे सो गया,
पापा काम पे सो गया, इस पे बैठाइएगा तो बाकी जितना ही प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है वो बैठ जाएगा। यानी सोने की बीमारी ये किससे होता है? प्रोटोजोआ से ही होता है। सीसी मक्खी हो जाएगा, वही हो गया सीसी मक्खी, तो वो प्रोटोजोआ से ही होता है। पापा काम पे सो गया, ये सब ट्रिक है, इसे याद रखने का, अधिक समय तक उसको याद रख सकते हैं। आगे बताइएगा, जो रानी खेत किससे संबंधित है, किस में होता है ये मुर्गियों में होता है। ये मुर्गियों में होने वाला बीमारी कौन सा है? रानी खेत। ये नाम से अलग लग रहा है लेकिन ये मुर्गी में ही होता है। बताइएगा, गेहूं में होने वाला कवक रोग जो किससे होता है? ये काला टिक्का, ये कवक से ही होता है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो BCG का टीका जो है या शिशु कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद। ऐसा नहीं है कि जन्म हुआ तुरंत सुइया लेके खड़ा रहना है, तुरंत बाद मतलब, हाँ मतलब 24 घंटा यही बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जन्म हुआ सुइया लेके खड़ा रहना है, तुरंत चिपका देना है, ऐसा नहीं होता। जन्म के तुरंत बाद मतलब ये नहीं कि 24 से 48 घंटा के अंदर उसको BCG का टीका लगा देना है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि ग्लाइकोमा जो है किस अंग से होने वाला रोग हो जाएगा? ये आँख में होने वाला रोग हो जाएगा, ग्लाइकोमा। आगे बताइएगा कि ग्लाइकोमा आँख से होता है। आगे बताइएगा, रक्त में RH का मतलब क्या होता है? वो प्रतिजन होता है, एंटीजन से कहते हैं, एंटीजन वो RH होता है। और RH फैक्टर जो है ना वो रीसस नामक बंदर के नाम पर दिया गया, लिया नहीं है, उसके नाम पर दिया गया है। आगे बताइएगा, जो हेपेटाइटिस जो है या किससे होता है? ये आपको वायरस से होता है हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस जो है ना ये आपको इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। और इसी को देखिए, लीवर को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत। और कहीं कहीं आपको हेपेटाइटिस न देके अगर स्टैंडर्ड हाई कर देगा तो ये पूछ देगा यकृत शोध। यकृत शोध जो है या किससे होने वाला है? तो ये वायरस हो जाएगा, यानी यकृत से हो जाएगा यकृत शोध। और इसी यकृत शोध को क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। आगे बताइएगा कि सिलिकोसिस जो है किस में होने वाला रोग है? ये सिलिकोसिस ये फेफड़ा में होता है। और फेफड़ा बताइएगा उत्सर्जी अंग है या नहीं? फेफड़ा जो उत्सर्जी अंग हो जाएगा। और दिल उत्सर्जी अंग है? दिल नहीं, दिल जो उत्सर्जी अंग नहीं है। त्वचा उत्सर्जी अंग है। आपको किडनी जो उत्सर्जी अंग है, उसका कोई सबका ट्रिक खोजिएगा आप, किडनी उत्सर्जी अंग है, ठीक है ना। यानी आपसे यही पूछ सकता है कि इनमें से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। उत्सर्जी अंग नहीं है मतलब उत्सर्जी अंग है मतलब किसी चीज़ को क्या करता है? उत्सर्जन करता है, ठीक है ना, उसी को उत्सर्जी अंग कहा जाता है। आगे बताइएगा, सफ़ेद कीट जो रोग होता है किस में होता है? सरसों में होता है। बताए थे, कल ही बताया गया था। या किसके कमी से होता है? जस्ता की कमी से होता है, ठीक है। देखिए, गेहूं में कौन सा रोग होता है? काला टिक्का रोग, ठीक है ना। उसके बाद जो जस्ता की कमी से होता है सफ़ेद मूंगफली में होता है। गेहूं में व्हाइट बड रोग होता है, मक्का में व्हाइट बड रोग होता है। सफ़ेद कीट रोग ये आपको होता है सरसों में। और मूंगफली में जो काला टिक्का रोग होता है, ठीक है ना। टिक्का रोग नहीं, काला टिक्का होता है। बताइएगा, पारिला जो है किस फसल में लगने वाला कीट है? पारिला ये गन्ना में होता है। वो देखते हुए गन्ना के बीच में लाल जो हो जाता है वो पारिला के कारण होता है। कभी कभी ज़्यादा देर गन्ना काट के छोड़ दीजिएगा तो बीच से क्या होता है? वो लाल हो जाता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? किस बीमारी करने के लिए? ये कैंसर के लिए। और इंटरफेरॉन हो जाएगा, इंटरफेरॉन। बताइएगा, ब्राइट्स रोग जो है शरीर के कौन सा प्रभावित होता है? ब्राइट्स रोग से गुर्दा। और गुर्दा को ही किस और अन्य नाम से जाते हैं? किडनी यानी वृक्क, इसको बोल सकते हैं, इसी को गुर्दा भी कहा जाता है। बताइएगा कि इन्फ्लुएंजा जो है ये किससे होता है? वायरस से हो जाएगा। और डेंगू किससे होता है? ये डेंगू वायरस से ही होता है, ठीक ना। और आपको कोविड-19 किससे होता है? ये कोविड-19 जो है कोविड-19 वायरस से ही हुआ था। आगे बताइएगा, देखिए इसमें कोविड-19 से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होगा? फेफड़े में जाम कर देता था, सांस लेने में नहीं होता था। और लोग उसमें वेंटिलेटर पर चढ़ जाता था, सांस लेने में होता ही नहीं था। तो और था उम्र में क्या करंट नहीं दे रहा है क्या अभी? अच्छा, आज करंट मिल जाएगा। आज दिवस बना दीजिएगा लूसेंट से, महीना 12 महीना। चलिए, कुछ करंट ऐसे ही पूछ लेते हैं, बाकी होमवर्क में कल से फिर करंट देखने को मिल जाएगा, कल छूट गया था। बताइएगा, देखिए ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक। प्रीति रजक कौन बनी है? भारतीय महिला की सूबेदार बनी है। देखिए, इसमें कुछ याद रखने वाला चीज़ हम बता देते हैं। सियाचिन से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछने की संभावना है, क्योंकि सियाचिन में एक ही जगह पे 3 बार काम हुआ है और तीनों में 3 बार महिला गई है। और तीनों जो है ना, तीनों महिला अलग अलग के लिए गई है, इसलिए आपको बता देते हैं। देखिए, याद रखिएगा इसको। सियाचिन में अगर ऑपरेशन पोस्ट की बात करेगा
तो ऑपरेशन पोस्ट पे तैनात होने वाली जो है पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हो जाएगी फातिमा वसीम। सियाचिन में ऑपरेशन पोस्ट जहाँ लग जाएगा, ऑपरेशन पोस्ट में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन जाएगी फातिमा वसीम। अगर ऑपरेशन पोस्ट नहीं लगता है, सिर्फ पूछेगा सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी बन जाएगी, तो वो गीतिका कौल हो जाएगी, गीतिका कौल हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद पूछेगा सियाचिन में तैनात होने वाले सिर्फ महिला ऑफिसर हो जाएगी, तो हो जाएगी कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है ना। देखिए तीनों सियाचिन ही है और तीनों का आंसर अलग अलग है। पहला अगर कैप्टन की बात करेगा महिला अफसर के रूप में तो हो जाएगा शिवा चौहान। सियाचिन में ही बात करेगा सिर्फ चिकित्सा अधिकारी के तो है गीतिका कौल। और इसके बाद क्या कहते हैं, इसी में हो जाएगा सियाचिन में तैनात होने वाली ऑपरेशन पोस्ट लगा जाएगा और तब चिकित्सा अधिकारी की बात करेगा तो फातिमा वसीम। तीन हो गया ना। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना प्यार दिखाइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वही बताइएगा, अगर बुरा लगा होगा तो वो भी बताइएगा, और कहाँ पे बुरा लगा और इसमें क्या सुधार करना चाहिए इसके बारे में भी मेंशन जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग को ये पता चल सके कि हम लोग के द्वारा इतना मेहनत से कराया गया क्लास कहाँ पर हम लोग से मिस हो रहा है, जिसका प्रयोग आप लोग अपने पकड़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। बाकी होमवर्क आपको फिर जो है आज मिल जाएगा ग्रुप के माध्यम से। अगर जो भी लोग अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन के कमेंट बॉक्स में जो आपको ग्रुप पिन किया हुआ है, आप वहां जाइएगा, सीधे आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दीजिएगा, ग्रुप क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्ट ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ग्रुप में जुड़ने के बाद जो है आपको सीधा होमवर्क जो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन के बाद, नेक्स्ट सेशन इसका अगला क्लास जो है उसमें मिलते हैं। बाकी इससे पहले अगर आप अभी तक कोई भी क्लास नहीं देखे हैं और डायरेक्ट यही क्लास देख रहे हैं, तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि आप जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है बीपीएससी शिक्षक भर्ती का, वहाँ जाइए और सारा क्लास देखिए, उसके बाद इसको देखिए। समझने का बेहतरीन प्रयास जो है हमारे द्वारा कराया जा रहा है। वैसे बुक में सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है, लोग पढ़ के भी खुद से समझ सकते हैं, लेकिन किसी और के माध्यम से समझाना और खुद समझना, ये दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। तो क्लास कैसा लगा इसके बारे में जरूर अपना प्यार दिखाइएगा। फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो किसी अन्य अगर लाइब्रेरी में बैठ के इसको देख रहे हैं तो पड़ोसी से सब्सक्राइब कर दीजिए, घर में बैठ के देख रहे हैं तो किसी अन्य साथी से इसको सब्सक्राइब करवा लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।